हाँ जी हाँ प्लीज प्लीज। आप बताइएगा सर, जब भी हाँ आपको हाँ सेशन लेना होगा मैं आ जाऊंगा सर। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आज के व्याख्यान में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जहां हम उस शिक्षा की बात कर रहे थे, इससे जस्ट पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर राजेश गर्ग सर ने उस शिक्षा की उपयोगिता और उसमें क्या क्या करना चाहिए इस पक्ष पर ध्यान दिया। इस सेशन में डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर, जो भौतिकी विभाग के अध्यक्ष हैं, वो तकनीकी शिक्षा के जोर की उपयोगिता एवं उसमें आपकी पारंगता पर कैसे आपका कंट्रोल हो, किस प्रकार आप उसमें पूरी तरीके से सुदृढ़ हो, इस पर व्याख्यान देंगे। व्याख्यान शुरू होने से पहले मैं परिचय में बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर बैरिया तहसील के मधुबनी जिले से हैं, मधुबनी के गांव से हैं, और मुझे परिचय बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 20 सालों से 2 दशकों से हम जैसे छात्रों का लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे अभी जितने भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनका मार्गदर्शन सर करेंगे। जो भी छात्र बलिया से इलाहाबाद आता है, किसी भी तरह के सहयोग के लिए, मार्गदर्शन के लिए निसंदेह अनिल सर से मिलता है, और उसे पूरी तरीके से सर अपना सानिध्य देते हैं। आप बात करना चाहेंगे कि एक्सपर्टाइज, तो अनिल सर का एक्सपर्टाइज फिजिक्स से शुरू होता है, कंप्यूटर साइंस, बायोफिजिक्स, और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के समय जो विभिन्न आयाम उन्होंने पाए हैं, सभी का मिश्रण वो मार्गदर्शन के रूप में आपको दे सकते हैं। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से यह आग्रह करूंगा कि जब भी आपको लगे कि आपको उनके मार्गदर्शन की जरूरत है, आप निश्चित तौर पे हमें बताएं। तकनीकी का क्या इस्तेमाल हो सकता है, तकनीकी किस तरीके से आपके शैक्षिक करियर को बदल सकती है, इस विषय पे अनिल सर के व्याख्यान के बाद अगर आपका कोई सवाल हो तो फेसबुक कमेंट पे में लिखिए, हम सर से इसका जवाब सुनेंगे। इसी संबोधन के साथ मैं अनिल कुमार सिंह सर को स्वागत करता हूं कि अपना व्याख्यान स्टार्ट करें। धन्यवाद डॉक्टर प्रेम कुमार प्रकाश सिंह। आज का ये अवसर स्वर्गीय डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश सिंह मेमोरियल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता से आरंभ हुआ और कई वर्षों तक सफल संचालित होने के बाद आज कोरोना के परिवेश में एक दूसरा मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। तो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए इस क्षेत्र में इस तरह का सामान्य ज्ञान कार्यक्रम आयोजित किया जाए, और यदि आयोजित न किया गया हो या संभव न हो सके तो उसका एक दूसरा विकल्प आपके सामने आ जाए। तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मौका दिया कि हम अपने क्षेत्र के लोगों से सामने
आमने सामने होकर के, रूबरू होकर के अपनी बात को रखें। इसलिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ने आज के इस जूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके एक अच्छा अवसर, एक अच्छा महामारी के प्रभाव को आपने एक अच्छा अवसर में परिवर्तित किया। पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति चर्चिल, रूजवेल्ट, इन लोगों का ये मानना है या था कि कोई भी आपत्ति को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। नेवर वेस्ट ए गुड क्राइसिस। A good crisis means corona pandemic is a good crisis. Crisis up to the level that there is complete deadlock. That is lockdown 1, lockdown 2, lockdown 3 and lockdown 4. तो इस लॉकडाउन में, महामारी में किस तरह से अपने समय का, अपने उपलब्ध संसाधनों से अधिक लोगों तक पहुंच करके उन सभी बातों को रखा जाए जो इस महामारी के बाद और दुगने तरीके से आप प्रयास करें और सफल हों और जीवन को समृद्ध बनाएं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपना जीवन, समाज का जीवन, क्षेत्र का जीवन, प्रदेश का जीवन, देश का जीवन और इस ग्रह पृथ्वी पर जो लोग भी जीवित हैं उनके जीवन को अच्छा और सुखमय बनाया जाए। कोरोना ने बहुतों को निराश किया, बहुतों की गतिविधियों को रोक दिया, लेकिन कोरोना ने क्या ज्ञान को रोक पाया? कोरोना ने क्या सोच को रोक पाया? कोरोना ने भौतिक रूप से आने जाने के कार्यक्रम को तो रोक दिया, लेकिन क्या हमारे और आपके बीच के आज संपर्क को रोक पाया? नहीं रोक पाया। तो जब नदी का, पहाड़ का या झरने का पानी कहीं रोका जाता है तो उसकी प्रवाह, निर्मलता, प्रबुद्धता लगातार अपना कोई न कोई रास्ता खोज करके आगे बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से आज के दुनिया में, आज के ज्ञान को किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। एक रास्ते रोके, उसके जगह पर अनेक रास्ते अपने आप चाह से बाहर निकलते चले गए। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में जो तकनीक उपलब्ध है वही तकनीक लगभग हर जगह पर। आज के दिन यदि अमेरिका में कोई घटना घटित होता है तो घटना घटित होने के जितने समय में वो बात अमेरिका में प्रसारित हो सकता है, उतने ही समय में वो घटना आप तक भी पहुंच सकता है और पहुंच रहा है। ये आज का तकनीक है और इस तकनीक का प्रयोग करते हुए आज पूरा विश्व
एक प्लेटफॉर्म पर आ करके खड़ा हो गया है, और वो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। वैसे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाले कई सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, जैसे एक वही जिस पे हम आज आपसे कनेक्टेड हैं, जूम के अलावा से नमस्ते, मीट, गूगल, ईपेक्स और भी बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हैं जिसके आधार पर हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जो अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आधारित थे, लेकिन जूम ही क्यों? इस जूम का नाम तो मार्च 2020 के पहले, मतलब फरवरी 2020 तक हम भी नहीं जानते ये जूम क्या है, ये जूम कैसे होता है, ऑनलाइन पढ़ाई होता है, ये नाम हम लोगों ने सुना था। वर्चुअल क्लासरूम की कल्पना हमने इसी साल फरवरी में महाशिवरात्रि के समय अपने मित्रों से वार्ता किया, लेकिन वो वार्ता मेरा किसी राजतंत्र के खिलाफ नहीं था, वो वार्ता मेरा सरकार के कार्यक्रमों के आधार पर था। मैंने कहा कि हर साल चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, शिक्षा के मद में कटौती करती जा रही, तो हमारे पास ऐसे क्या संसाधन उपलब्ध है कि इस कटौती भरे समय को और अच्छे से उपयोग किया जाए। उसी चर्चा में मैंने कहा कि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल क्लासरूम है, मल्टीमीडिया का प्रयोग है, जिसमें विद्यार्थी को अपने घर पे रहना है, अध्यापक को अपने घर पे रहना है, कहीं किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दूसरे से संपर्क करके अपने पठन पाठन के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ये बातें इस साल फरवरी में महाशिवरात्रि के दिन हुआ, और मैंने ये कहा कि समय आने पर यदि ऐसा होता है तो क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं। एक तो विद्यार्थी को घर से स्कूल आने की जरूरत नहीं, तो यदि घर से स्कूल आने की जरूरत नहीं है तो आने जाने का जो समय है वो बच गया, आने जाने में जो ईंधन खर्चा होता है वो बच गया, और जो बचा हुआ समय है उसको आपने अपने पठन पाठन में प्रयोग कर सकते। ये तो आपका व्यक्तिगत रूप से बचत हुआ। दूसरा बचत हुआ कि इस आने जाने से जो फ्यूल का इन्वायरमेंट पर प्रभाव होता है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, वो बच गया। और यदि महाविद्यालय में या विद्यालय में आप नहीं आते हैं तो महाविद्यालय में प्रयुक्त जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, उसका खर्च बच गया। इतने सारे अध्यापक की जरूरत नहीं है, इतने सारे अध्यापक की जरूरत नहीं है। ये मैं इस बात पे कहा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जितना पद है उसके 60% पद खाली है। फिजिक्स डिपार्टमेंट में 8 प्रोफेसर्स हैं, जबकि कुल पदों की संख्या, सरकार ने जो कुल पद संख्या वहां दिया है वो है 49, तो 41 पोस्ट खाली है। कैसे शिक्षा आगे बढ़ेगी? विद्यार्थियों की संख्या कम नहीं हो रही है, पठन पाठन उसी तरह से चल रहा है, तो शिक्षा का जो गुणवत्ता है वो कहीं न कहीं से प्रभावित हो रहा है। सरकार या सरकार से जुड़े हुए लोग
जो इस कार्यक्रम को करते हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट करें, अपॉइंटमेंट करें, उनका क्लासेज चले, उनके लिए कार्यक्रम हो, ये केवल एक विषय की बात नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनेकों विषयों में एक दो विषय को छोड़ दिया जाए, जैसे हिंदी है, जैसे कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, जहाँ कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए थे, अदरवाइज इतने ज्यादा संख्या में जहाँ शिक्षकों का पद खाली हो और देश में ये कहा जाए कि रोजगार नहीं, तो बेरोजगारी के इस आलम में इतना पद केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो किसी जमाने में पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, आज भी उस जगह पर आने वाले विद्यार्थियों में वो तेज, वो अंदर की ऊर्जा, वो अंदर की आत्मशक्ति होती है जो एक चुनौती को हर्ष स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज इलाहाबाद फेमस है। एक परिकल्पना किया गया था शिक्षाविदों के बीच में कि आदर्श, आइडियल विश्वविद्यालय क्या हो सकता है। तो मैं जो उदाहरण दूंगा उससे आप सब लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। 3 मैं विश्वविद्यालय का नाम ले रहा हूं। पहला नाम काशी बनारस विश्वविद्यालय, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दूसरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU। और तीसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये तीनों विश्वविद्यालयों को मिला दिया जाए तो जो विश्वविद्यालय बनेगा वो आदर्श विश्वविद्यालय। तीनों में से कुछ न कुछ चीजें ले लीजिए। जैसे विश्वविद्यालय के लिए सबसे पहले चाहिए, किसी भी शिक्षक संस्थान के लिए जमीन चाहिए, उसकी बाउंड्री चाहिए, उसकी बिल्डिंग चाहिए। तो उसके ध्यान से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी बाउंड्री है, जिसकी बिल्डिंग है, जिसका एक स्ट्रक्चर है, जिसका एक इन्वायरमेंट है, शिक्षक जो टीचर है वो JNU से ले लीजिए। JNU के टीचर आज भी अपने आप को एक हिंदुस्तान से अलग किस्म के माने जाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इस साल JNU के ही एक शिक्षक और एक विद्यार्थी अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज पाए हैं। तो बहुत दिनों बाद ये घटना घटित हुआ। तो JNU के टीचर, बिल्डिंग हो गया, टीचर हो गए, अब इन दोनों के लिए काम चाहिए विद्यार्थी। तो विद्यार्थी इलाहाबाद के होना चाहिए। तो यदि ये 3 कंपोनेंट एक साथ मिल जाए और वो जो विश्वविद्यालय बनेगा वो आदर्श विश्वविद्यालय बनेगा और फिर वो विश्व का पहला विश्वविद्यालय हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि इलाहाबाद के विद्यार्थियों के पास संसाधन नहीं है। जो कुछ भी होता है उनकी आत्मशक्ति है, आत्मनिर्भरता है और अंदर का एक कमिटमेंट है कि मुझे कुछ करना है। मैं तो कहता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र एकलव्य होते, बिना शिक्षक के गुरु द्रोणाचार्य को खोज लेते हैं और अर्जुन के बराबर अपना नीतिगत निर्णय और शिक्षा के जो एक्सीलेंसी है वो अचीव कर लेते। तो इस तरह से उच्च शिक्षा की जो स्थिति है उसके बारे में एक आम चर्चा जब चली थी, तब मैंने ये कहा था कि जो सरकार इस समय चल रही है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इनकी शिक्षा की नीति में कहीं मुझे ये नहीं लग रहा है कि शिक्षा के ऊपर ये लोग गंभीर चिंतन में लगे हुए। तो इसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय यही है कि वर्चुअल क्लासेस चले, मल्टीमीडिया का उपयोग हो और जनवरी के आखिर फरवरी के प्रथम समय में देश के अंदर अर्थव्यवस्था के ऊपर एक परिचर्चा का माहौल बनता है, क्योंकि वो बजट का समय होता है। और उस बजट में मैं बहुत ही आश्चर्यजनक
सुख का अनुभव कर रहा था जब ये कहा गया कि जियो फाइबर, जियो शब्द यूज नहीं किया गया, फाइबर कनेक्टिविटी गांव के, देश के प्रत्येक गांव और पंचायत तक पहुंचाना इस बजट का लक्ष्य है। और यदि गांव तक फाइबर के कनेक्टिविटी पहुंच गया तो गांव के लोग सीधे इंटरनेट के हाई स्पीड कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। मुझे याद है जब एनडीए की गवर्नमेंट थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने कनेक्टिविटी की बात करी थी खूब जोर शोर से, लेकिन सड़क की कहा कि हर गांव को सड़कों से जोड़ा जाए, रोड कनेक्टिविटी की बात कहा था। और रोड कनेक्टिविटी यदि हो गई तो गांव के लोग जो अपने गांव में उत्पादन करते हैं वो उत्पादन को लेकर के अन्य कार्यों से लेके सड़क से सुगम मार्ग से बाहर बाजार तक, शहर तक पहुंच सकते हैं। तो हम उनको विकास के एक रास्ता प्रदान करें, कनेक्टिविटी दें। और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर भी कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी दी जाए, और इसलिए वो फाइबर केबल की बात करते थे। और उस तरह से उन्होंने बजट में अनएक्सपेक्टेड ह्यूज मनी इन्वेस्ट किया और कहा कि ग्राम के विकास के लिए इतना 1000 करोड़, मुझे आइडिया एग्जैक्टली नहीं है कितना करोड़ रुपए का बजट उन्होंने एलोकेट किया था, बट मतलब आश्चर्य रूप से बहुत ज्यादा बजट था जिसकी कोई उम्मीद नहीं। और निश्चित रूप से बजट 1 अप्रैल से लागू होता है। वो पैसा गांव में आए, खर्च हो, कनेक्टिविटी बने, आप हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ जाए तो बाकी काम अपने आप आसान हो जाएगा। तो तकनीक को आगे बढ़ाने में कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी योगदान है और देश उस रास्ते पे चल रहा है। देश का रुझान, जो नीतिगत निर्णय है, उनको भी समझने की आवश्यकता होती है कि देश क्या चाह रहा है, अपने जनता को वो आगे कैसे ले जाना चाहता है, क्या क्या संभव है, क्या क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। ये सारी बातें जनवरी के अंत और फरवरी के प्रथम सप्ताह में पूरे देश में चर्चा परिचर्चा का विषय होता है बजट को लेकर। और बजट में ये अच्छा विकल्प दिया गया। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मार्च के पहले जूम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बातें केवल थ्योरेटिकल हुआ करता था, प्रैक्टिकल नहीं था। हम लोग केवल आपस में बैठकर कहीं बोल दें, कहीं कह दें, परिचर्चा कर लें, बस इतना ही तक था। लेकिन कभी ऐसा संभव नहीं हो पाया कि हम ऑनलाइन इंटरनेट के कनेक्टिविटी से बच्चों से जुड़ जाए। अचानक जनता कर्फ्यू लगा 22 मार्च को, और उसके बाद 2-3 दिन बाद, उसी में 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के 2 दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर साहब शाम को 8 बजे, मैंने अपने एक मित्र थे उनसे परिचर्चा भी कर रहा था कि जब भी कहा जाता है कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो आधे धड़कन बढ़ जाती है कि बस सावधान, नोटबंदी है कि लॉकडाउन है कि क्या है, बस आप समझते रहिए कि देश कहाँ जा रहा है, कोई बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है, बस आप सोचते रहिए और उसको समझिए। तो जनता कर्फ्यू के ऐलान में उन्होंने कहा आने वाले समय में कठिन निर्णय करने पड़ेंगे, और मैं चाह रहा हूं कि देश उसके लिए तैयार रहे। तो केमिस्ट्री में कहा जाता है ना, लिटमस टेस्ट, सोल्यूशन एसिड है कि बेस है, लिटमस पेपर लगाया और कलर बदल गया तो बता दिया कि हाँ। तो ये जनता कर्फ्यू जो 22 मार्च 2020 को लगा था, ये लिटमस टेस्ट था कि लॉकडाउन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और क्या जनता लॉकडाउन को मानेगी कि नहीं मानेगी। प्राइम मिनिस्टर का विचार, प्राइम मिनिस्टर का विश्वास बहुत सराहनीय है और बहुत सफल भी रहा। जनता कर्फ्यू बहुत सफल रहा। उसके बाद
जैसे ही ये बात उनको महसूस हो गया कि जनता कर्फ्यू सक्सेस है, वैसे ही लॉकडाउन लगा करके कोरोना के खिलाफ जंग की ऐलान कर दिया। संजोग देखिए, जिस समय लॉकडाउन मंथ शुरू हुआ उस समय हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में नवरात्रि का माहौल शुरू हो जाता है। कलश स्थापना से लेके 9 दिन तक माँ देवी के पाठ पूजा शुरू हो जाता था और हर हिंदू परिवार के घर में कुछ ना कुछ पूजा पाठ शुरू हो गया। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य माना कि पहली बार अपने जीवन में सुबह से शाम दोनों समय माँ देवी का आराधना शुरू कर दिया। अपने परिवार में अन्य लोगों के साथ, पूरे परिवार के साथ बैठ करके देवी दुर्गा का पाठ शुरू हो गया, पूजा पाठ शुरू हो गया। उसी में अभी 3-4 दिन ही हुआ था कि लोग इस अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन से परेशान होकर के ये सोचने लगे कि आगे की पढ़ाई कैसी होगी, क्या लॉकडाउन कब खत्म होगा, क्या उसके आगे भी बढ़ेगा। तो उस समय केवल हम चाइना का, अमेरिका का, इटली का, स्पेन का, फ्रांस का, जर्मनी का डेटा कलेक्ट करते थे और वहां जो भारतीय थे वो व्हाट्सएप पर वीडियो भेजते थे कि यहाँ की स्थिति कितनी खराब है। सरकार जो एक्सपर्ट से राय लेकर के दिशा निर्देश जारी करती है, गवर्नमेंट एडवाइजरी, उसको पूर्ण रूप से पालन करें। और कहा गया यदि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे तो कोरोना घर के अंदर नहीं आएगा, ये एक नारा दिया गया। तो इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने जीवन को चलाने के लिए आवश्यक क्रियाएं करते रहिए। तो जब ये बात शुरू हुआ तो पढ़ाई लिखाई में विचार बना। बच्चों ने ही बताया कि एक जूम ऐप है जिसके थ्रू सब लोग कनेक्ट हो सकते हैं, पढ़ा जा सकता है। तो मैंने कहा मैं तो भाई घर में हूँ, फ्री हूँ, और समय फिक्स कर दिया गया दिन के 11 बजे से लेके 1 बजे तक कार्यक्रम में सब लोग कनेक्ट हो करके और बैठ गए। टॉपिक बड़ा आसान सा था, मास्टर के बच्चे थे एमएससी फाइनल सेमेस्टर में, और C++ प्रोग्रामिंग डिस्कस होना था। क्लास, ऑब्जेक्ट ऑपरेशन, स्ट्रक्चर, यही सब छोटे छोटे, तो एक एक यूनिट को लेकर के आपको मुझे ये बताने में दुख भी हो रहा है और पहला अनुभव था इसलिए सुख भी हो रहा है आज के दिन में कि एक साथ जूम प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप और फोन तीनों का यूज हो रहा था। और चूंकि मास्टर में बच्चे कम होते हैं, उनके साथ मिल करके करीब 6 दिन जो कोर्स था उसको खत्म किया गया। 11 बजे से 1 बजे की पढ़ाई शुरू हुई और उस पढ़ाई में 6 दिन बाद हुआ कि सिलेबस खत्म, काम खत्म, अब आज से क्लास नहीं होगा। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी से बार बार बात हो रही थी उसी दौरान कि कैसे होगा। यूजीसी से सर्कुलर आ रहे थे कि बंद में ऑनलाइन एक्टिविटी कराइए। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से नोटिस आया कि जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग के बारे में वो बताएं। कॉलेज ने भी ई कंटेंट पोर्टल कॉलेज वेबसाइट पे खोला और तमाम जो ई कंटेंट मटेरियल है उसको अपलोड करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो एक अच्छा सा शुरुआत मिला, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते बढ़ते, और मार्च निकल गया, अप्रैल भी निकल गया, ये सोचते हुए कि ये लॉकडाउन अंतिम होगा, ये लॉकडाउन अंतिम होगा, और बात आ गई मई के प्रथम सप्ताह में। और तब ये निश्चित हुआ कि
अब एक हफ्ते का वेबिनार कराया जाए। डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह हमारे सामने प्रपोजल ले आए, हमने कहा कैसे होगा, तो हुआ कि जूम से किया जाएगा, जूम में ये फैसिलिटी। और उसके कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 19 से शुरू था, 26 तक हम लोग गए थे, 19 मई से 26 मई तक, एक हफ्ते का। और उसके कुछ दिन पहले जूम पर जो फ्री वर्जन था, उस पर मैंने एक बायो इंजीनियरिंग ऑफ कोरोना पर एक टॉक दिया था। उस टॉक की तैयारी में मुझे अनएक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा समय लग गया, लेकिन उसी दौरान पूरा जूम की कचूमर निकाल के रख दिया गया। जूम क्या होता है, कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे मीटिंग है, क्या ज्वाइनिंग है, सब कुछ यूट्यूब से बाकी लोगों से बात विचार करके सीख करके ये हुआ कि हाँ अब जूम हम लोगों के लिए अननोन नहीं। और जूम पे बैठ करके एक पूरी टीम बना करके एक कार्यक्रम किया गया और लोगों ने उसको ज्वाइन किया, लोग बहुत प्रभावित हुए। और उसके बाद तो आलम ये हुआ कि एक जूम 100 पार्टिसिपेंट का परचेज हुआ था, उसके बाद 500 पार्टिसिपेंट के जूम 2 वर्जन खरीदे गए और इस तरह से एक वेबिनार का लहर चल गया। और कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये जान करके कि IIIT में इलाहाबाद में एक कोरोना पॉजिटिव डिलीवरी बॉय खाना लेकर के पहुंचा और वो पकड़ा गया और पूरा IIIT एक हफ्ते के लिए सील कर दिया। घटना क्या था कि सीनेट की मीटिंग चल रही। भाई जब जूम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपने पूरा साल ऑनलाइन पर एग्जाम करा के रिजल्ट निकाल करके आप इतना आगे बढ़े, तो सीनेट की मीटिंग फिजिकल कराने की क्या जरूरत है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जूम पे कराते। जूम पे मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से जूम पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मीट कर रहे हैं। जूम नहीं है, कुछ दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो सीनेट की भी मीटिंग हो सकती है जूम पे। ये बात वहां बहुत आसानी से हो सकता है, उसके लिए उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी जिस भी तरह से ये निर्णय हुआ कि सीनेट की मीटिंग हो, मीटिंग में जो लंच होता है वो लंच पैकेट किसी रेस्टोरेंट से मंगाया गया और रेस्टोरेंट से डिलीवर करने वाला लड़का जो गया था वो कोरोना पॉजिटिव हुआ। इसके वजह से वहां पूरा कैंपस सील कर दिया। तो बड़ा दुखद बात रहा। और मुझे जान करके ये बहुत अंदर से कष्ट हुआ कि जो संस्था इसी के लिए प्रसिद्ध है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें इस तरह का निर्णय ने पूरे राष्ट्र में एक न्यूज बनाया कि पहली बार कोई कैंपस सील किया गया। आज तक, अभी तक मैंने कोई कैंपस सील नहीं हुआ हिंदुस्तान में। एक डिपार्टमेंट बंद हो गया, ऑफिसेज क्वारंटाइन किए, टीचर्स को घर भेज दिया गया, लेकिन कैंपस सील नहीं हुआ, जिसमें ये भी उसके ऊपर हुआ कि IIIT इलाहाबाद का कैंपस एक हफ्ते के लिए सील कर दिया गया। बड़ा न्यूज बना देश में और उसके वजह से उस संस्था के ऊपर कुछ अच्छे विचार नहीं आए लोगों के। खैर ये तो एक दूसरी बात है। मुख्य बात यही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पर ये सारे कार्यक्रम हो सकते हैं और ये सारे कार्यक्रम बहुत सफल रूप से हो सकते। हम इलाहाबाद, लखनऊ में हैं, आप बलिया में बैठे हैं, हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को एक श्रद्धांजलि तक पहुंचाकर ही रखना चाहते हैं कि डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश सिंह मेमोरियल ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता जो आयोजित होता है हर साल, वो न हो करके इस बार उसका थोड़ा प्रारूप बन गया। लेकिन उद्देश्य यही है, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में आम लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। जब भी ज्ञान विज्ञान का प्रतियोगिता होता है तो उसके लिए तैयारी भी होती है।
तैयारी होती है तो आप पढ़ते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है तो उसका ज्ञान का एक और टेस्ट होता है और फिर आपको उसी तरह से पारितोषिक दे करके आपकी रैंकिंग डिसाइड किया जाता है। लेकिन उद्देश्य यही है कि उस क्षेत्र में इसकी ज्यादा से ज्यादा ऐसा प्रयास किया जाए कि क्षेत्र के अंदर शिक्षा का विकास तेजी से। वैसे भी हम लोगों के साथ कुछ टैग्स जुड़े होते हैं और जैसे कहते हैं ना, गर्व से कहो हम भारतीय हैं या हिंदू हैं, उसी तरह से मैं भी कहता हूं गर्व से कहो कि बलियाटिक। जब भी मैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था चाहे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था, मैंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई अपने ग्रामीण अंचल में ही किया है, श्री सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज सुदिष्टपुरी रानीगंज बलिया। आज भी मुझे अपने वो दिन याद हैं जब मैं उस महाविद्यालय में जाता था और वहाँ के जो अध्यापक हैं, जो सबसे विद्यार्थियों में लोकप्रिय हुआ करते थे विज्ञान के लिए, तो वो श्री बब्बन सिंह साहब थे जो बैरिया रानीगंज के पूरब वाले गांव के थे। और आज भी उनसे मेरी बात होती रहती है कभी कभी। और उनके साथ भूपेंद्र पांडे जी थे जो जीव विज्ञान के अध्यापक थे, उमा शंकर मौर्य साहब थे जो रसायन विज्ञान के थे, और गणित और भौतिकी श्री बब्बन सिंह सर पढ़ाते थे। और इस तरह से उस समय उस क्षेत्र में वो विद्यालय एक अच्छा विद्यालय के रूप में पहचान होते थे। और ठीक उसी समय वहां पर इंटरमीडिएट विज्ञान की कक्षाएं शुरू हुई। उसी साल, जिस साल हम पास करके 10th निकल रहे थे, तो हमारे ही गांव के एक रसायन विज्ञान के अध्यापक स्वर्गीय श्री मिथिलेश सिंह रसायन विज्ञान के प्रवक्ता के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। और उस साल मैं हाई स्कूल पास करके अपने आगे की पढ़ाई गोरखपुर में शुरू किया। लेकिन ये हमेशा महसूस करता था कि उस क्षेत्र के विद्यार्थियों के अंतर्गत मन में बहुत तेज और उत्कृष्ट भावनाएं होती हैं, कंपटीशन के लिए भी और उसके आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी। और उस समय भी चूंकि ऐसा कोई प्रभावी माध्यम नहीं था, अखबार और रेडियो और बीबीसी के अलावा, फिर भी मुझे अपने वो छोटे से बचपन याद है जब देश में आपातकालीन लागू हुआ था। और तब ये जान करके बड़ा गर्व होता था कि चंद्रशेखर जी बलिया के हैं और जयप्रकाश नारायण भी बलिया के हैं, जो दोनों लोग उस आंदोलन को एक गतिशील और प्रभावी नेतृत्व दिया और उस समय की सरकार को उखाड़ फेंका। तो उस क्षेत्र के अंतर्गत आज भी मेरा एक प्रयास होता है कि मैं जब उधर जाऊं तो एक बार जयप्रकाश नगर जरूर जाऊं। मुझे वहां जाकर के बहुत सुकून मिलता है। मेरी शादी हुई तो मैंने अपने पत्नी को घुमाने के लिए जयप्रकाश नगर ले गया था। हमने कहा बलिया में तुमको क्या घुमाएं, तुम लखनऊ में और कहाँ कहाँ घूम चुकी हो, तो मेरे गांव क्षेत्र का एक ही प्रतिष्ठित जगह है जो तुम जान करके तुम्हें अच्छा लगेगा, वो है जयप्रकाश नगर। और वहां ले जाने से पहले मैंने पहले उसकी पूरी हिस्ट्री बताया कि हाउ दिस एरिया इज गवर्न्ड विथ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। किसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी वहां से जुड़े हैं, उनकी शादी उधर हुई है। जयप्रकाश नगर, जो जयप्रकाश जी उस समय विदेश में शिक्षा पाए थे, वो नेहरू जी के कंटेम्परेरी थे। तो उस लेवल के जो लोग जहां से उपजे हैं, उस जगह को देखना जरूरी है। तो हम लोग वहां गए, वहां सब देखे, उनके रहने का जगह
आज जो वहाँ पर बना हुआ है सुरक्षित जगह, उन लोगों के सामान म्यूजियम के रूप में, वो सब देख करके एक अंदर से अपने आप महापुरुषों के प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न होता है। उनके द्वारा उस समय किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर के कि उन विषम परिस्थितियों में यदि वो लोग इतने ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसके पीछे उनकी एक दृढ़ मनोभावना था, एक उत्कृष्ट विचार थे और आगे बढ़ने की ललक। यदि ये शब्द, ये विचार आपके मन में आ जाए तो आप हर तरीके से आगे की तरफ कदम बढ़ाएंगे, और जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो अगला एक कदम आपको अपने आप दिखेगा। 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो फिर अगला एक कदम आगे दिखेगा, और इस तरह से वो आगे बढ़ते बढ़ते उस समय जबकि यातायात के साधन नहीं, मुझे मेरे पिताजी ने बताया था कि बैरिया का जो स्मारक है वहां पर 1942 में गांधी जी ने जब आंदोलन कहा, अहिंसक होकर के हिंसक बात करना शुरू किए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उसमें बैरिया थाने को जलाया गया था और वहां पर गोली चली थी और लोग शहीद हुए और वहां पे शहीद स्मारक बना। तो आंदोलन के समाप्ति पर कैसे नेहरू जी, गांधी जी और उनके साथ के लोग सुरेमनपुर रेलवे, जो पुराना रेलवे स्टेशन है, वहां से टांगे पर बैठ करके उस जगह पे आए और उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनकी श्रद्धांजलि वहां पे दी। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्षेत्र के अंदर साइंटिफिकली जेनेटिक इंटेलिजेंसिया बहुत हाई है, और महापुरुषों के गणना की बात तो हम नहीं करना चाहते क्योंकि मुझे खुद ही सबके बारे में नहीं पता है, लेकिन आपको बता दें कि बहुत अच्छे अच्छे जो संस्थान हैं हमारे देश के, उस संस्थानों में हमारे यहाँ से लोग वहाँ उच्च पदों पे, जैसे प्रोफेसर रुद्र प्रकाश साहब, आरपी सर आईआईसी बैंगलोर में टॉप लेवल पर हैं, आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर आज के डेट में पांडे साहब बलिया के हैं, वहाँ के रजिस्ट्रार बलिया के हैं, और भी तकनीकी क्षेत्र में जो लोग हैं, वो एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं एचके सिंह, प्रोफेसर एचके सिंह, वो एक वेबिनार में थे और वेबिनार का कार्यक्रम समाप्त होने पर प्रश्न की बात आती है, तो मैंने उनसे कहा कि सर, आधे घंटे बाद आई एम डॉक्टर अनिल कुमार सिंह फ्रॉम बैरिया बलिया, and sir, I want to know that just before 1 year, that is April 2019, there was a meeting of taxation on e-trades in Japan, Tokyo. Data is fuel, so there must be taxation. This was the point. And sir, after 1 year, the Facebook and Jio collaborated for the retail sector. So how these factors are combined and put a big effect on e-trade. मैंने जब ये प्रश्न उनके सामने रखा, मैं जानबूझ के रखा, मैं अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं बहरिया बलिया से बोल रहा हूँ और ये मेरा प्रश्न है। तो ऑनलाइन चल रहे थे तो बड़ा प्रेम से मुस्कुराए, कहे आप हमारे डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। और तब उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि रिटेल सेक्टर्स में
ये जो टेक्नोलॉजी है ये जब इंटीग्रेट करेगा तो इसमें कस्टमर को बेनिफिट है। एक तो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन रहेगा, दूसरा प्रोडक्ट की एक्सपायरी के पहले प्रोडक्ट मिलने की गारंटी रहेगी, ताकि सप्लाई चेन डिलीवरी फास्ट होगा, स्टॉक होल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो ये सारे बहुत लंबा भाषण उन्होंने दिया और उन्होंने बड़ा खुश होकर के, मैं जानता था कि एचके सिंह साहब बलिया के हैं और बलिया वाले बोलते हैं तो आवाज से पहचान में आ जाता, उनके टॉन ट्विस्टिंग में आ जाता, हाँ ठीक ठीक बलिया बलिया के हैं ना, बिहार के, हाँ बलिया बिहार। तो बलिया वालों को बिहारी कह दिया जाए तो बड़ा खराब लगता है, और बिहारियों को बलिया कह दिया जाए तो लगता है सीना फूल गया है ना, तो उनको बड़ा ये फक्र होता है, लेकिन हमको ठीक नहीं लगता। मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी बेटी पूछी कि आप मुझे गलत फीड करते हैं, हमने कहा क्या, कहे बैरिया मधुबनी तो बिहार में, हमने कहा नहीं नहीं मधुबनी तो बलिया में है, तो कहे नहीं, गूगल में उसने फट से मारा मधुबनी हो बिहार, अरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। हमने कहा वो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारे बलिया के एक छोटा से गांव में समाहित है, तो कैसे ये हो सकता है। तो मैंने फिर तुरंत गूगल फिर उसी के सामने ऑन किया, बलिया को लिया, बलिया से गूगल मैप सर्च किया और गूगल मैप से फिर मधुबनी तक पहुंचाया। तब उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि मधुबनी जो है मेरा गांव वो यूपी में। नहीं तो मैं तो सोचता था, मेरे साथ वाले बच्चे कहते थे तुम मधुबनी के हो तो तुम तो बिहारी हो, तो मुझे बिहारी होकर के, हमने कहा देखो खराब मत समझो, बिहार में बहुत फर्टिलिटी है। और आज भी इंडियन मैथमेटिकल एसोसिएशन के डेटा फिगर में टॉप मैथमेटिकल स्किल का इंडेक्स नंबर 1 पे बिहार है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जहां बिहार का नाम आता है थोड़ा सा लोग एक बार आंख बंद कर लेते हैं। लेकिन 2 फैक्ट आपको बताऊं, एक इंडियन मैथमेटिकल स्किल का जो गवर्नमेंट नेशनल डेटा है उसमें बिहार टॉप पे है, और आईएएस आईपीएस की संख्या आज के डेट में सबसे ज्यादा बिहार की। ये अलग की बात है कि वो लोग जो आईएएस आईपीएस बिहार से बनते हैं वो बिहार के जमीन से नहीं बनते, वो सारे के सारे लोग दिल्ली और अन्य जगहों पे जाते हैं और बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और तब जा करके वो सफल होते हैं। और आपको बताया राजस्थान का 50% कैडर बिहारी से भरा। मैं एक बार बड़ौदा में था, मेरे एक मित्र थे वहाँ इंडियन फॉरेस्ट ऑफिस में, और गरबा का टाइम चल रहा था, तो गरबा में डीएम साहब के घर पे वहाँ के गरबा का आयोजन था। तो जब वहाँ पे लोग बैठे तो पता लगा कि एसपी बिहार के, डीएम बिहार के और आईएफएस भी बिहार के, और पता लगा सारे बिहारी मिलके गरबा करा रहे और डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एरिया का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, इंटेलिजेंसिया जिसको कहते हैं, वो बहुत हाई लेवल का है इस रीजन, और उसका रीजन बहुत ही स्पष्ट है। उसका रीजन ये है, ज्योग्राफिकल रीजन ये है कि दिस प्लेस इज वेरी फर्टाइल लैंड। व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंड, इट डजंट मीन द सॉइल। मिट्टी से हमें मतलब नहीं है, आई मीन द ए स्लो एंड मैच्योर ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन रेस। क्यों? इंडो गंगेटिक प्लेन है ये, 2 नदियों के बीच का स्थान। ये केवल हम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको कह के रह जाते हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना अच्छा इम्पैक्ट है कि जो हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग है, प्रोफेसर लालजीत सिंह साहब थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, और वो नहीं है, और सीसीएमबी हैदराबाद के वो फाउंडर डायरेक्टर थे, जहां पर जेनेटिक के ऊपर बहुत तेज काम होता है। उन्होंने अपने रिसर्च में ये कहा है कि नॉर्थ इंडिया का ये पार्ट है, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ का जेनेटिक सीक्वेंस वर्ल्ड का मोस्ट सैचुरेटेड और इफिशिएंट सीक्वेंस है। और उन्होंने बताया कि ये सीक्वेंसिंग का ऑर्डर 1000 ईयर में एक बार चेंज होता है, और जो ह्यूमन रेस का माइग्रेशन है वो अफगानिस्तान के एल्प्स
शिखर से एक स्ट्रीम पूरब की तरफ आता है और दूसरा स्ट्रीम पश्चिम की तरफ जाता है, और पश्चिम वाला स्ट्रीम जाकर के यूरोप और अफ्रीका का रेस पैदा करता है, और इधर के लोग आकर के चीन और हिंदुस्तान और इस नॉर्थ ईस्ट और इस तरह से एशियन ईस्ट एशिया का डेवलपमेंट होता है जेनेटिक्स। लेकिन वही साउथ का जो जेनेटिक है वो अलग है। साउथ का जीन और नॉर्थ के जीन में बहुत अंतर। साउथ वाले आज भी भगवान राम के प्रभाव को जो उस समय पर उन्होंने माना, स्वीकार किया, आज भी उनकी फीलिंग उतना ही रहती है, थोड़ा सा बदले हुए फॉर्म। उन्होंने, जब हम जय श्री राम का नारा लेते हैं तो वो भी श्रद्धा से, क्योंकि उनके विजय में तो ज्यादा प्रतिभागी साउथ के ही लोग थे। दक्षिण में ही जा करके उन्होंने रणनीति बनाई और लंका पे चढ़ाई की और विजय पाया। तो 2-3 आदमी मिल करके एक पूरा स्टेट ऑर्गेनाइज किया, आर्मी को स्टैब्लिश किया और डिप्लोमेसी के थ्रू एक किस तरह से वहां पर अटैक किया और सारा चीज मिल करके। तो वो भी इस बात को मानते हैं कि नहीं, इस रीजन का जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग है वो बहुत अच्छा है, और नाउ इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव। तो इस तरह से आज के तकनीक में, आज के जो परिदृश्य में शिक्षा का जो आगे बढ़ रहा है उच्चीकरण, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले भी कुछ बातें मुझे बड़ी आश्चर्य लगती थी इस साल के बजट में, और कुछ खराब भी लगता था कि हाउ इट इज पॉसिबल। गवर्नमेंट ने इस बजट में पास किया कि ऑनलाइन डिग्री सर्टिफिकेशन के कोर्स यूनिवर्सिटी चलाएंगे। अब यूनिवर्सिटी बिना पढ़ाए हुए कैसे डिग्री देगी, लेकिन ऑनलाइन की व्यवस्था कर दिया। क्या पता था गवर्नमेंट को कि जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई और जून के महीने में लॉकडाउन होगा, परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, हर विद्यार्थी से शंकित है। सीबीएसई ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, एवरेज करके मार्क्स दे करके, और कहा कि 15 जुलाई तक हम रिजल्ट दे देंगे, परीक्षाएं रद्द, लड़का पास हो जाएगा। अब घर पर है, लड़का दुगना खुश है कि नंबर चाहे जो आए, कोरोना के संकट टला, अब तो डिग्री मिल ही जाएगी। पास हो गया, वो अपने आप को डिक्लेयर कर लिया कि हम पास है ना। आज यूपी का भी रिजल्ट आ गया, उसमें भी खुशी का माहौल है। तो ऑनलाइन और कोरोना इम्पैक्ट में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स कहते थे कि डोंट वेस्ट ए गुड क्राइसिस, तो ये जो गुड क्राइसिस है इसको वेस्ट नहीं होना है और ना होने देना है। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस क्राइसिस में टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, आज जो गवर्नमेंट ने कहा, पार्लियामेंट में जब ये कहा कि ऑनलाइन डिग्री कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास 3 तरह के डिग्री प्रोग्राम होंगे। एक फेस टू फेस जो आप रेगुलर मोड में करते हैं, एक डिस्टेंस मोड में करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं, वो भी देश में उत्तर प्रदेश में तो एक ही कॉरेस्पॉन्डेंस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन है और पार्लियामेंट से पास है ऑनलाइन डिग्री सर्टिफिकेशन के लिए, तो ऑनलाइन डिग्री सर्टिफिकेशन हर यूनिवर्सिटी को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एडॉप्ट करना कंपलसरी है और हो जाएगा। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करिए, और जो भी स्टूडेंट है और जहां भी है उसको आप ऑनलाइन में एडमिशन करिए, उसको ऑनलाइन में पढ़ने का मौका दीजिए, और वो इस तरह से अपने नई तकनीक का उपयोग करते हुए आगे की तरफ पढ़ाई जारी रखें। और आज के पहले ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी की कोचिंग, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और तैयारी की कोचिंग, पहले से ये इफेक्टिव रूप में बायजू को हम लोग सुनते थे, बायजू का डेटा था। बायजू ने 2018-19 और 2017-18 के तुलना में 2018-19 में 100% ग्रोथ पाया। 100% ग्रोथ का मतलब आमदनी दुगनी हो गई। 100 रुपया कमाता था 200 रुपया हो। एक साल में 100 कमाने वाला 110 कमा सकता है, 120 कमा सकता है।
ग्रोथ 10% का होगा, 20% का होगा, 100% का ग्रोथ नहीं था। लेकिन ऑनलाइन एक बिजनेस प्लेटफॉर्म था जिसने ग्रोथ 100% का दिया। तो उसका एडवांटेज, उसके फायदा, उसको ध्यान में रखते हुए ये इस कोरोना पीरियड में एक ऐसा सुविधा उपलब्ध करा दिया कि हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हम मन लगा करके उस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। जो आईसीटी का एडवांटेज है उसको ले सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोड शुरू करने जा रही है। कुछ दिन पहले ये भी था कि दूरदर्शन पर टाइम और डे वाइज क्लासेस ऑनलाइन शुरू किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में 24 जो आईआईटीज हैं, नए पुराने सब, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दिसंबर तक कोई क्लास नहीं चलेगा। फेस टू फेस कोई क्लास आईआईटीज में दिसंबर 2020 तक नहीं चलेगा। आईआईटी काउंसिल ने ये डिसीजन ले लिया। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे ने लिया। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर आजकल आईआईटी दिल्ली में डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनको चेयरमैन गवर्नमेंट ने बना दिया। और चूंकि बात उनके घर से शुरू हुई थी तो निश्चित रूप से फैलना था। तो आईआईटी बॉम्बे ने निर्णय लिया, तो वो निर्णय आईआईटी के काउंसिल ने पूरे देश में लागू किया। विद्यार्थियों की सुरक्षा बहुत उपयोगी है और सारे ऑनलाइन क्लासेस होंगे, ऑनलाइन कैसे एग्जाम होंगे, वो सारी चीजें वो डिसाइड कर चुके। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे जुड़े हुए कॉलेजेस हैं, उनके भी अपने अपने कार्यक्रम हैं, वो भी समय के साथ धीरे धीरे लागू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये जो क्राइसिस का है फायदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसको हमें दिनों दिन बढ़ाना है और काफी जोर शोर से बढ़ाना। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आयोजक मंडल को फिर से बधाई देता हूं कि आप सब लोगों से बातचीत करने का एक मौका दिया। और मैं इन शब्दों के साथ डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश सिंह साहब को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आपकी याद में आज मुझे एक अवसर मिला बच्चों से बात करने का, और आपके जो इच्छा है था कि शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्टता पाया जाए, वो आगे दिन प्रतिदिन उत्कृष्ट होने में सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस व्याख्यान के लिए, जहां पर निश्चित तौर पे एक बलिया के छात्रों को मार्गदर्शन भी मिला है और प्रेरकता भी मिली है। मैं देख पा रहा हूं कि फेसबुक पर बच्चे लिख रहे हैं इसके बारे में, कोई बागी बलिया लिख रहा है और कोई आपके बलियाटिक विशेषण को जो है कोट कर रहा है। निश्चित तौर पे हम सभी छात्र जब इलाहाबाद आए थे और अब भी जब भी कोई नए छात्र आते हैं उनको एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है जब वो आपसे बात करते हैं, उन्हें सभी तरह का मार्गदर्शन मिलता है और एक जो प्रेरणा मिलती है कुछ कर गुजरने की इस इलाहाबाद के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मुझे आज एक और बात पता चला, जब अब मैं हो सकता हूँ इसको कहीं कोट कर पाऊंगा, कि जब एक विश्व की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बनाना हो तो उसके क्या क्या मूल तत्व होने चाहिए, इलाहाबाद के विद्यार्थियों का रहना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिमांशु, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं काफी कुछ अनिल सर के स्टेटमेंट से अलाइंड होते हुए कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। जैसा उन्होंने अपने स्पीच स्टार्ट किया और बोला कि डोंट वेस्ट द क्राइसिस, सो यूटिलाइज इन अ बेस्ट वे। तो जो भी क्राइसिस आई है, जैसे भी जो भी सिचुएशंस आई हैं, उनको आप अपनी स्ट्रेंथ पे, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपका एक्सपर्टीज है, उस एक्सपर्टीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके आप उस सिचुएशंस को कम कर सकते हैं। जो भी पैंडेमिक की सिचुएशन है, लेट्स से यहाँ पे जो पैंडेमिक की सिचुएशन है अभी, तो कुछ इस तरीके से बहुत सिंपलेस्ट वे में बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। इस क्राइसिस का वेस्ट ना हो, ये चीज को ध्यान में रखें। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा सर कि जब बलिया की आप बात कर रहे थे,
तो मैं उस समय इलाहाबाद में पढ़ता था और सपा की सरकार थी और जनेश्वर मिश्र उस समय सर्किट हाउस इलाहाबाद में रुके हुए थे। तो वहां पे कई नेताओं की, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे या कह लीजिए अभी मंत्री, नए नए मंत्री बने हुए थे, तो वो लोग लाइन लगाए हुए थे कि छोटे लोहिया से मिल लें हम, जनेश्वर मिश्र जी से। लोग मिल नहीं पा रहे थे, तो और मुझे बड़ा जरूरी काम था, तो मैंने कहा कि इनसे मिलना जरूरी है, नहीं तो ये चले जाएंगे। तो मैंने एक छोटा सा एक चिट निकाला, उसमें लिखा हिमांशु कात्यायन अपना नाम, फिर लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय और नीचे लिखा बलिया निवासी। तो बोले कि हम बोले कि जाके उनको दे दीजिए कि बलिया से है हिमांशु कात्यायन और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता हूँ, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर चेकअप कर रहा था, तो वो बोले कि उसको बोल दो कि वो कल आए मिलने के लिए, आज मत मिले, आज तबीयत ठीक नहीं है। तो लोग आकर के हमको बोले, तो हम देख रहे थे पर्दे से उनका ट्रीटमेंट वगैरह कुछ चेकअप चल रहा था, डॉक्टर चेकअप कर रहे थे। तो बोले कि बोल दो उसको कि कल आएगा वो मिलने, कल मैं मिल लूंगा। तो जब आदमी आके हमको मैसेज दिया तो हमने कहा कि अरे सब लोग यहाँ कह रहे हैं कि वो कल चले जाएंगे और वो बोल रहे हैं कि कल मिल लें, कैसे हम मिलेंगे भाई, हमें आज ही मिलना है। तो वो अंदर से बोले यार उसको भेजो यार, वो बलिया का है, वो बिना मिले जाएगा नहीं, उसको भेजो भेजो उसको भेजो वो। तो फिर मैं गया मिलने के लिए। तो बलिया का जो लगाव है सर, चाहे वो जनेश्वर मिश्र जी से संबंधित हो या जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, इलाहाबाद में था मैं, तो चंद्रशेखर जी की जब मृत्यु हुई थी, तो मुझे, मैं उस समय सवेरे सवेरे जब न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मुझे लगा कि जैसे कोई हमारे परिवार का चला गया। मुझे ऐसा फील हुआ कि उस दिन लगा कि जैसे मेरे कोई परिवार का कोई व्यक्ति था जो हम लोगों को छोड़ करके चला गया। और मुझे आज भी याद है, मैं अल्लाहपुर में रहता था इलाहाबाद में, जब मैं चाय पी रहा था तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं जो रिचुअल्स होते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, जो घर में लोग रिचुअल्स मनाते हैं कि हाँ आज के बाद कुछ दिनों तक हल्दी का सेवन नहीं करना है या ये चीजें नहीं करनी है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद अब मुझे भी कुछ इतने दिनों तक ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। चंद्रशेखर जी से या बलिया से इतना लगाव था, इतना जो हमारा एक अपना तो था, वो ऐसी फीलिंग आती है। तो बलिया के लोग या बलिया, हमारे भैया कहते हैं कि बलिया वाले अगर थोड़े दूर पे भी रहे, वो अपनी जुबान से पहचान लिए जाते हैं। 100 लोगों के बीच में रहे तो अपनी भाषाओं से पहचान लिए जाते हैं कि बलिया के हुई। हम लोग इलाहाबाद से बलिया जाते थे ट्रेन से, तो दूर से ही समझ में आ जाता था कि अच्छा उस बोगी में, उस ट्रेन में बोगी में बलिया वाले चढ़े हुए, चलो उसी में चढ़ जाते हैं, मनोरंजन बना रहेगा, अपने लोग रहेंगे। तो बलिया वालों की एक अपनी पहचान होती है, एक अपनी अलग छाप होती है। मैं वर्ल्ड के जो स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है सैस, उसमें मैं तकरीबन 5 साल काम किया हूँ और वर्ल्ड की ग्लोबल टीम के साथ काम किया हूँ और बड़ा अच्छा मेरा अनुभव रहा है। कभी कभी वो लोग बोलते थे कि आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट बड़े अच्छे हैं, आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी बोली में थोड़ा सा वो पिच आता है। हमने कहा वो जा नहीं सकता है, वो बलिया वालों की देन है, मैं वहीं पला पड़ा हूँ, वो कैसे निकल जाएगा। वो थोड़ा सा जो है, तो ये बलिया वालों का एक अपनी पहचान है, एक अपनी माटी का एक देन है कि आप इस तरह की एक प्रतिभा आपके अंदर पाई जाती है। तो बड़ा अच्छा है, आप इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करें। सॉफ्ट स्किल्स भी बड़ी अच्छी होती है बलिया वालों के पास, बड़े विनम्र, बड़ी नम्रता के साथ आपके साथ पेश आते हैं। तो बलिया वालों की तो जितनी कहानियां कही जाए उतनी कम है, बड़ा समय लगेगा। तो थैंक यू सर, बलिया के मेमोरीज को याद दिलाने के लिए। वी आर रियली थैंकफुल फॉर योर टाइम, और वो छोटी छोटी बातें और एजुकेशन के बारे में जो आपने बताया, टेक्नोलॉजी के बारे में जो बताया, और टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, तो इस सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि जो भी लोग यहाँ पे आपके स्पीच को सुन रहे होंगे, मैं पूरी तरीके से विश्वास कर रहा हूँ कि वो लोग निश्चित तौर पर बेनिफिट उठाए होंगे। अगर फेसबुक में किसी का कोई प्रश्न हो सर तो आप एक सवाल है सर, मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन उसमें। सवाल ये है कि उन्होंने पूछा है जब आप आइडियल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स इलाहाबाद से क्यों चाहते हैं, बलिया से क्यों नहीं?
जब मैंने कहा आदर्श विश्वविद्यालय के लिए, तो उपाध्याय क्या है? आदर्श विश्वविद्यालय में शिक्षक, छात्र और परिवेश तीनों का महत्व है। यदि ये तीनों उसी तरह से कहीं भी यदि क्रिएट किया जाए, उसको संयोजित किया जाए, तो वो आदर्श हो सकता है। बलिया हो चाहे इलाहाबाद हो। इलाहाबाद में जो इवन क्रिश्चियन कॉलेज है, एजुकेशन वर्ल्ड जो प्राइवेट एजेंसी है, जो एजुकेशन वर्ल्ड में जो कंट्री में इंस्टीट्यूट से उनकी रैंकिंग करता है, तो उसने इवन क्रिश्चियन कॉलेज को उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डिक्लेयर किया और कंट्री में 53rd 93वां बेस्ट किया है। तो उत्तर प्रदेश का बेस्ट इवन क्रिश्चियन कॉलेज है। तो देखने की बात है कि वहां क्या क्या चीजें, एक तो परिवेश है जिसके ऊपर लगातार ध्यान किया जाता है। आप जानते हैं कि उन्हीं गवर्निंग बॉडी का जो स्कूल है, बॉयज हाई स्कूल और गर्ल्स हाई स्कूल, जिसमें अमिताभ बच्चन ने अपना एजुकेशन लिया है, आज उन स्कूलों में प्रवेश लेना कितना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो परिवेश देते हैं, सबसे पहले एक परिवेश देते हैं, फिर अध्यापक जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है टीचर्स का और स्टूडेंट का, दोनों में ट्रांसपेरेंसी है, दोनों में पारदर्शिता, जो मेरिट के आधार पे होते हैं। माइनॉरिटी जरूर है, लेकिन माइनॉरिटी के साथ मेरिट से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उनका एक मोड बना हुआ है। यही तीन बातें यदि बलिया के किसी स्कूल में लागू किया जाए, उसको ध्यान में रखा जाए कि बढ़िया परिवेश का मतलब क्या है? समय 10 बजे से आपका कॉलेज खुल रहा है, तो आपके अध्यापक 9:45 बजे कॉलेज में दिखने चाहिए। 9:45 बजे कॉलेज खुल रहा है तो उसके लाइट और पंखे और बत्ती और लैब सब क्लीन मिलना चाहिए, वर्किंग ऑर्डर में मिलना चाहिए। यदि लड़का समझ लिया कि 10 बजे से टीचर 9:45 बजे हाजिर है, तो वो कभी लेट नहीं होगा और उसकी पूरी सिलेबस साल भर में पढ़ने की उसके मन में ये बात रहेगी कि नहीं, कोर्स नहीं खत्म होगा तो एक्स्ट्रा क्लास होगा, तो एक्स्ट्रा क्लास कॉलेज जैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा। जो भी स्कूल वहाँ अच्छे बने हैं, आजकल 2-3 स्कूल हमें फीडबैक हम भी लेते रहते हैं, 2-3 अच्छे स्कूल वहाँ आए हुए, तो 2-3 अच्छे स्कूल आए हैं, तो क्यों आए, किस बात की अच्छाई? आजकल मैंने ये भी सुना है कि उस जगहों से इंडियन डिफेंस सर्विसेज में बहुत लोग आ रहे हैं और गजटेड में कमीशन रैंक में आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है और उसका नतीजा इसलिए अच्छा है कि लोग थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। और मैं बताऊं, पहले भी 80 के दशक में भी बलिया डिस्ट्रिक्ट में जितने डिग्री कॉलेज थे, उतने डिग्री कॉलेज मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पॉपुलेशन डेंसिटी यदि कैलकुलेट किया गया 80 के दशक में, तो उसमें बलिया दूसरे-तीसरे नंबर पे आता है। तो इकोनॉमिकली भले जितना पीछे हो, लेकिन एकेडमिक मतलब एजुकेशनल डेंसिटी में ये हमेशा आगे रहा। तो वहाँ के जो नेता लोग रहे, अग्रणी समाज के अग्रणी पत्ती में जो लोग रहे हैं, उन लोगों ने विद्यालयों की स्थापना के लिए काफी प्रयास किया और इस तरह से वहाँ काफी विद्यालय बने, और विद्यालय बने तो उसके नतीजे भी सामने हैं, तो बिल्कुल बन सकता है। और बहुत अच्छी बात है कि जननायक विश्वविद्यालय वहाँ पे बना है। उस विश्वविद्यालय के वो जो वाइस चांसलर हैं, उनको एक हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ के वाइस चांसलर भी बलिया का रहने वाला कोई व्यक्ति बने, लेकिन यदि ऐसा होता है कि बलिया का रहने वाला व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में खड़ा, उसको वाइस चांसलर बनाया जाए, तो वो उस मिट्टी से जुड़ के काम करेगा
और जरूर उसको ऊपर तक लाएगा। तो संभव है, बन सकता है। अब सर, प्रेम सर आपका माइक म्यूट पे है। प्रेम सर माइक म्यूट पे है आपका। प्रेम सर, प्रेम आपका माइक म्यूट है। हाँ, धन्यवाद सर। और इसी के साथ हम अपना सेशन खत्म करेंगे। 5 मिनट बाद हम फिर से ज्वाइन करेंगे।